यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस बार एक अन्य राज्य ने इसकी ओर कदम बढ़ाया है। तो कौन है वो राज्य, आइए इसके विषय में जानते हैं और साथ साथ इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस बार जिस राज्य का नाम आगे आ रहा है वो कौन सा राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। अब ये कमेटी, जो कि 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और साथ साथ उसमें इस कमेटी में विभिन्न लोग शामिल किए गए हैं। उन तमाम तथ्यों को हम जानेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के इस ओर कदम बढ़ाने से कौन सा वर्ग जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कौन है यूसीसी लागू करने वाला अगला अगला राज्य? तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है। बात करेंगे इसके संदर्भ में, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और इस तैयारी को चाहते हैं समग्र रूप देना, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को व्यापक रूप से आप करना चाहते हैं, विधिवत करना चाहते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है। साथ साथ यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे प्रयागराज या लखनऊ शाखा में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में क्लासरूम से लाइव जो क्लासेस होती हैं उसमें कुल 600 प्लस घंटों की क्लासेस होती हैं, जो कि 3 साल तक जिसकी वैलिडिटी होती है कोर्स शुरू होने से। तो इसमें 3 साल तक जितनी बार चाहें उतनी बार इसको देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस कोर्स के साथ आपको निःशुल्क मिलती है, यानी कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आप और धार दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस की तैयारी, साथ साथ 2 साल की टेस्ट सीरीज निःशुल्क का मिलना एक कंप्लीट पैकेज इसको बनाता है। अब इस कोर्स को कैसे प्राप्त करें? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च कर लीजिए। साथ साथ आपके मन में अन्य अगर कोई सवाल है तो आप कॉल करिए 8750187501, जो कि हमारा नंबर है। अब चलिए खबर की तरफ चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसने कि अब इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, यानी कि यूसीसी की दिशा में हम कह सकते हैं कि अगला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल होने वाला है, जो कि अगस्त 2026 में राज्य विधानसभा में इसको लेकर एक समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करने की घोषणा यहाँ के सीएम के द्वारा कर दी गई है। अब यहाँ पर जो एक कमेटी गठित की गई है वो एससी के, यानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन भी किया गया है, जो 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार अगस्त में इस संबंध को विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसकी इसकी सूचना कहां से मिली है? तो सीएम शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा को सूचित करते हुए कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल 2 जुलाई को यूसीसी को सैद्धांतिक मंजूरी देगा। अब सवाल ये उठता है कि इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उस पर भी चर्चा कर ले। तो इस कमेटी में सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी होंगे, साथ साथ इसमें एक कानून के जानकार यानी कि कानून के विशेषज्ञ जो है वो भी शामिल होंगे, साथ साथ एक शिक्षाविद भी होंगे, ठीक, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। अब ये लोग विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्टीज जो है वो इसमें दिखाई देगी, और राज्य सरकार के एक अतिरिक्त सचिव भी इसमें होंगे। अब विवाह या उत्तराधिकार संबंधित जो पारिवारिक कानून है उस पर तो विचार किया ही जाएगा। उसके अलावा ये समिति लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों पर भी विचार करेगी, तो ये बात भी याद रखना है। अब इसमें एक खास बात और है कि जो जनजातीय समुदाय है उसको इससे अलग रखा जाएगा। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत में चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य भी है, और उसमें 27% आबादी किसकी है? मुस्लिम समुदाय की है। तो इस जो अभी तक क्या होता है कि मुस्लिम या ईसाई या अन्य जो लोग हैं उनमें जो पर्सनल लॉ होते हैं, समान नागरिक संहिता का से क्या असर पड़ता है कि जो पर्सनल लॉ से संचालित होने वाली कुछ चीजें होती हैं, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे वो कस्टडी अभिरक्षा का मामला हो, चाहे विवाह का हो, चाहे तलाक का हो, या एडॉप्शन का हो, ये मामले अगर समान नागरिक संहिता अगर किसी भी जगह पर होगी तो वो मामले क्या होंगे? अब उस संहिता से, यानी कि एक कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉ के हिसाब से संचालित होंगे, न कि पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये 27% जो एक बड़ी आबादी है ये प्रभावित होगी। तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क होते हैं। कुछ लोग इसके समर्थक होते हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कुछ इसका विरोध भी करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का इससे हनन भी होता है। अब जरा सा हम कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक बार सरसरी निगाह में देखिए कि प्रमुख विशेषता क्या है। तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जो इनकी अध्यक्षता में है इस समिति को का गठन किया गया है। अब इसमें कौन कौन होगा? तो जो आपको बताया गया, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक विधि विशेषज्ञ, एक शिक्षाविद और एक समाज सेवी के साथ साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव इसमें होंगे। और किन किन विषयों का अध्ययन करेगी? तो विवाह संबंधी कानून, तलाक और पारिवारिक कानून, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार कानून के अलावा
लिव इन रिलेशनशिप पर भी इसमें विचार किया जाएगा, जो कि अभी आपको बताया गया है। अब देखिए यहां पर इन सारी बातों के अलावा एक बात जो जानना आपके लिए जरूरी है कि यूसीसी है क्या, समान नागरिक संहिता है क्या। देखिए किसी भी देश के समस्त नागरिकों पर, चाहे विवाह हो गया, चाहे तलाक हो गया, चाहे अभिरक्षा यानी कस्टडी हो गई, या एडॉप्शन हो गया यानी उत्तराधिकार हो गया, इस जैसे जो मामले हैं जो कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत संचालित होते हैं, जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, उसमें लागू होने वाला अब एक ही कानून इन सारे मामलों को संचालित करेगा। अलग अलग जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से ये सारे मुद्दे संचालित नहीं होंगे। ठीक, तो धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, या शास्त्र के हिसाब से, या रीति रिवाजों के हिसाब से जो आधारित कानून यानी पर्सनल लॉ होता है, उसकी जगह, पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉ एक होगा, जिसके अंतर्गत इन सारे चीजों का हल निकाला जाएगा, इसका निर्णय लिया जाएगा। अब उसमें यूसीसी बेसिकली क्या करता है, ये आवश्यकता को एक, हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग लोगों के हिसाब से जो पर्सनल लॉ है उसकी आवश्यकता को दरकिनार करते हुए वो क्या करता है, कॉमन लॉ रखता है, समान नागरिक संहिता रखता है, जिसमें सबको एक दृष्टिकोण से, एक कानून के हिसाब से, एक संहिता के हिसाब से देखा जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि यूसीसी क्या होती है। अब यूसीसी की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। कब से इसके बारे में हम कह सकते हैं, इसके ओरिजिन को कहां से देख सकते हैं, तो देखिए 1835 में, यानी कि ब्रिटिश जब भारत पर शासन कर रहे थे, तो उस समय ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और उस 1835 की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि वहीं पर अपराध को लेकर, सबूतों को लेकर और उससे संबंधित जो भारतीय कानून है उनको, उनका संहिताकरण किया गया, और उस संहिताकरण में एक रूपता पर बल दिया गया। यानी कि ये कहा गया कि ये जो कानून है इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें नहीं होंगी, बस बल्कि इसमें क्या होगी, एकरूपता होगी। तो हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले ही 1835 के इस रिपोर्ट में इसके ओरिजिन को खोजा जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे भारत जब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही जो भारतीय संविधान का, जो हमारा संविधान बना, उसका जो भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 44 जो है, ठीक, अनुच्छेद 44 किसमें आता है, तो ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि जो यूसीसी है यानी कि समान नागरिक संहिता है, इसकी आवश्यकता को मान्यता दी गई है। यानी कि ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, हालांकि इसको आवश्यक या अनिवार्य नहीं बताया गया है। ठीक, लेकिन इसकी आवश्यकता को मान्यता दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो मौलिक अधिकारों को लेकर एक उप समिति बनी थी, ठीक, तो उस उप समिति में चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, के एम मुंशी हो, या मीनू मसानी हो, इन्होंने मौलिक अधिकारों की उप समिति में दो तरीके के मौलिक अधिकार बताए, एक न्यायोचित और एक गैर न्यायोचित। तो इस उप समिति ने, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिसमें कि गैर न्यायोचित के अंतर्गत बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और मीनू मसानी ने कहा कि यूसीसी को गैर न्यायोचित अधिकारों, जो मूल अधिकार है, उसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, हंसा मेहता, अमृत कौर जैसे लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि इसको न्यायसंगत अधिकार के तौर पर रखा जाना चाहिए। तो इसके ओरिजिन को हम तब भी देख सकते हैं कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक, फिर वहीं एक दूसरा पक्ष ये कहता है कि कहीं ना कहीं से धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो हनन होता है, क्योंकि हर धर्म के अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपने कुछ शास्त्रों के हिसाब से, जैसे मुस्लिम समुदाय की बात कर लें तो शरीयत के हिसाब से जो कानून है, कुछ चीजें उससे संचालित होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन धर्मों का, उन शास्त्र का, उन रीति रिवाजों आधारित कानूनों का, हम कह सकते हैं जो, जिसको पर्सनल लॉ के रूप में संहिताकरण जिसका किया गया है, वो उसका उल्लंघन होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी एक पक्ष इसको बताता है। हालांकि कुछ ऐसे न्यायिक निर्णय भी रहे हैं उल्लेखनीय, वैसे तो बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन आप उल्लेख के तौर पर 1985 का मामला है जो न्यायिक निर्णय है, जो जिसको कि शाह बानो मामला के नाम से हम जानते हैं। तो शाह बानो मामला में, शाह बानो केस में क्या हुआ था, शाह बानो केस में इसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम महिला के भरण पोषण को लेकर जो अधिकार, जो निर्णय दिया गया था, यहां पर फिर से यूसीसी को बल प्रदान करता है ये कानून। इसी तरीके से 1995 में एक अन्य मामला था, एक अन्य निर्णय था, सरला मुदगल मामला था। ठीक, सरला मुदगल जो मामला है, इसमें भी आप देखेंगे, इस निर्णय में भी इस यूसीसी की जो देरी है उस पर सवाल उठाया गया था। तो इसका मतलब यूसीसी को बल ये भी प्रदान करता है। और इसी तरह से 2017 में एक मामला आया, 2017 का ये मामला जो है वो बेसिकली 3 तलाक से संबंधित है, जिसको शायरा बानो केस के नाम से जानते हैं। तो 3 तलाक से बेसिकली संबंधित था, लेकिन यहां पर भी यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई। तो ये कुछ केस हैं, शाह बानो, सरला मुदगल या शायरा बानो, जिसको कि आप
जब मुख्य परीक्षा में यूसीसी से संबंधित अगर कुछ लिखते हैं तो वहां पर इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। तो इन केसेस के अलावा भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ राज्य ऐसे रहे हैं, जैसे सबसे पहले राज्य के तौर पर आप गोवा का नाम ले सकते हैं, जहां पर कि स्वतंत्रता से पहले ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पुर्तगालियों का शासन था तो उसके अंतर्गत ही, पुर्तगीज शासन के तहत ही यहाँ पर 1867 के तहत 1867 का यहाँ पर पुर्तगाली शासन के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में यहाँ पर विरासत के रूप में यहाँ पर चला आ रहा है यूसीसी, यानी कि समान नागरिक संहिता। तो स्वतंत्रता से पहले विरासत के रूप में गोवा को जरूर मिला, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि यूसीसी को अपनाए हैं। अब इसमें अगर पश्चिम बंगाल इसको अपना लेता है तो वो चौथा राज्य हो जाएगा। तो इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए वर्ष 2024 में सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्ष 2024 में सबसे पहले इसको अपनाने वाला राज्य कौन था, तो उत्तराखंड ने सबसे पहले इसको अपनाया था। ठीक, तो पहले नाम के तौर पर आप उत्तराखंड को याद रखेंगे कि इसने फरवरी 2024 में यूसीसी बिल को पारित किया था और 25 से जनवरी 2025 से इसको लागू भी कर दिया था। ठीक, इसके बाद दूसरे राज्य के तौर पर आप गुजरात का नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया आपका, गुजरात हो गया, और तीसरा राज्य कौन सा हो गया, असम हो गया। तो इस तरह से ये 3 राज्य अभी तक हैं, और ये चौथे राज्य बनने की तरफ, अपनाने की तरफ किसने कदम बढ़ा लिया है, तो पश्चिम बंगाल ने बढ़ा लिया है। तो यूके फरवरी 2024 में इसने बिल को पारित किया था। गुजरात की बात करें तो मार्च 2026 में इसने बिल को पारित किया था, और वहीं पर असम की बात करें तो मई 2026 में हाल ही में उसने भी पारित किया है। अब इस तरह से अगर अभी जैसा कि पश्चिम बंगाल के सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि 2 जुलाई को यूसीसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जाएगी, और राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानसभा में बिल जो है वो कब लाया जाएगा, तो वो लाया जाएगा आपका अगस्त 2026 में। तो अगर यहाँ पर भी वो प्रक्रिया पूरी होती है तो चौथा पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य होगा जो कि यूसीसी को मान्यता देता है, उसको अपनाता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न पर, और उसकी जिम्मेदारी छोड़ेंगे आपके ऊपर। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित यूसीसी अध्ययन समिति की अध्यक्ष कौन है? अब इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई या न्यायमूर्ति यूयू ललित। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ साथ 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स टारगेट यूपी पीसीएस को लेकर लाइव प्रोग्राम। उससे आप जुड़िए जिससे कि करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी हो सके बेहतर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें और ज्यादा प्रेरणा देता है आपके लिए बेहतर करने के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।